Hello everyone, welcome to the new lecture of Building Construction and Materials. In previous lecture, we have studied about the deep foundation, and after studying deep foundation, the types of foundation part is over. Okay, the types of foundation part is over. We have studied about all the types of foundation. Now we will move to the next topic from Unit 1, that is bearing capacity. Okay, bearing capacity part. After bearing capacity, we will see a very important topic, that is causes of failure of foundation. Okay, that is very important, causes of failure of foundation. Before that, uh, I'll give you a brief introduction about the bearing capacity part. See here, as you can see in front of your screen, there are types of soil and their safe bearing capacity. Before that, uh, let me tell you what is bearing capacity. In previous lecture, we have discussed about the bearing capacity also, but not in detail. So I'll just give you a brief introduction. हमने इसके पहले जो हमारा फाउंडेशन का टाइप्स ऑफ फाउंडेशन का पार्ट तो हमारा हो गया है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम वो बियरिंग कैपेसिटी से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बियरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल का बियरिंग पावर। ठीक है, सॉइल का बियरिंग पावर। अब कौन से सॉइल का बियरिंग पावर? जैसे कि हमने हमेशा देखे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से एक हम फाउंडेशन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक फाउंडेशन बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ये एक फाउंडेशन है। ठीक है, इसमें हम जैसे कि हमने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर कॉलम वगैरह जो भी हो सकते हैं। ये इतना पार्ट फुटिंग का या फाउंडेशन का पार्ट है। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है ना, ये जो लोअर लेवल का ये जो पार्ट होता है इसको हम फुटिंग बोलते हैं। तो ये पूरा हमारा फाउंडेशन है। ठीक है ना, अंडरग्राउंड फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन के नीचे क्या होता है? देखिए, ये यहाँ से ये जो फाउंडेशन के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है ना, बिलो द फाउंडेशन पार्ट। ठीक है, अब ये जो फाउंडेशन जो है हमारा, वो रेस्ट किस पे कर रहा है? ये वाले सॉइल पे। ठीक है ना, ये तो अंडरग्राउंड ग्राउंड के नीचे सॉइल है, लेकिन जितना हमने फाउंडेशन को डीप लेके गए, हो सकता है ये डिस्टेंस हमारा जितना भी हमारा ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हो सकता है हमारा डिस्टेंस 2 मीटर हो। ठीक है ना, 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, जनरली 2 मीटर्स तक हम नीचे जाते हैं। तो 2 मीटर्स नीचे जाने के बाद ये जो अवेलेबल सॉइल है, ये वाला जिसके ऊपर, ध्यान से सुनिए, जिसके ऊपर ये जो फुटिंग रेस्ट कर रही है, ये जो सॉइल है, इसको हम, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम सब सॉइल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सब सॉइल बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी, वी कॉल्ड इट एज सब सॉइल। ठीक है ना, हम इसको, इट इज नथिंग बट पावर ऑफ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होती है? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सब सॉइल। अब देखिए, बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है बियरिंग पावर, यानी कि जितना लोड सॉइल के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, जितना कैपेसिटी सॉइल की है इस लोड को बियर करने की। कौन से लोड को? जो इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे कि कोई सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो सकती है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल पर। किसी सॉइल का जो बियरिंग पावर है, जिसकी झेलने की जो ताकत है, ठीक है ना, अगर मैं हिंदी में ऐसे बोलूँ तो ऐसे बोल सकते हो आप, झेलने की ताकत। किसको? झेलने की लोड को। जैसे कि एक सॉइल है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अज्यूम कीजिए कि 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो उसके ऊपर जो लोड आना चाहिए, ठीक है ना, जो लोड का प्रेशर आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 200 से कम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 200 बिकॉज इट्स बियरिंग सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज 200। तो यही बियरिंग कैपेसिटी। आप जब इस जीटी में आप बियरिंग कैपेसिटी वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी वो जीटी का एक पार्ट है।
जो आप पढ़ोगे आगे सॉइल का। तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी यानी उसकी झेलने की ताकत, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कुछ सॉइल है और उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी लिखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बियरिंग कैपेसिटी का जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इतना याद रखेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो जैसे कि ये रॉक्स है, ठीक है ना, और रॉक्स जो है इसमें हार्ड रॉक है, रॉक सोचिए, रॉक तो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉइल है, या सॉइल है या एक सब सरफेस है एक तरह का रॉक, जिस जो ज़मीन के अंदर रॉक्स भी होते हैं, रॉक्स के ऊपर भी फाउंडेशन रखे जाते हैं। सो रॉक इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट हार्डेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉइल, ठीक है। तो रॉक्स जो है वो एक तरह का सॉइल के पार्ट में आ जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रॉक्स है जिसमें देखो ग्रेनाइट, ट्रैप, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी जो कितनी है, 3240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा है, 3240, बिकॉज इट्स रॉक, ठीक है ना। सिमिलरली लैमिनेटेड रॉक होती है जिसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें होती है, इसकी बियरिंग कैपेसिटी इतनी कम है, उससे हाफ है, ऑलमोस्ट 1620, जो कि बहुत है फिर भी। उसके बाद जो डिपॉजिट्स है, हार्ड शेल, सीमेंटेड मटेरियल, ठीक है ना, जो बेड रॉक वगैरह होती है, उसकी 880 है, ठीक है ना, ये डायग्राम की वजह से नहीं दिखा है, ये 880 है, ठीक है, 880। तो इस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी देखो सॉइल की अलग अलग होती है। सिमिलरली अगर मैं और थोड़ा सा नीचे आऊँ, एक सेकेंड, सिमिलरली देखो सॉफ्ट रॉक की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, ओनली 440 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कम है। सिमिलरली कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल मतलब वो जिसमें कोहेजन नहीं, आप सॉइल में भी पढ़ रहे होगे जीटी में, कोहेजन क्या होता है, नॉन कोहेजन, कोहेजन मतलब वो जिसमें सॉइल पार्टिकल एक दूसरे से चिपके नहीं होते, स्टिक नहीं होते एक दूसरे से, ठीक है ना, चिपकते नहीं है, उनके अंदर प्लास्टिसिटी नहीं होती है, वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते। जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से अटैच नहीं होते उसको बोलते हैं कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन का मतलब होता है स्टिकनेस, चिपकना। सो कोहेजन लेस सॉइल जो होगा वो कौन सा होगा, आप एग्जांपल देखोगे सैंड को, सैंड के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते, स्टिक नहीं होते एक दूसरे से, अटैच नहीं होते। सिमिलरली ग्रेवल है, कोई भी छोटे छोटे आप वो मुरूम हो सकता है, ये सारे जो है क्या है, ये कोहेजन लेस सॉइल है, इसमें कोहेजन नहीं है। तो जैसे कि ग्रेवल सैंड है, इनकी 440 है। सिमिलरली कोर सैंड, कॉम्पैक्टेड सैंड, इनकी 440 है। मीडियम सैंड की 245 है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बहुत सारे सॉइल देख रहे हो यहाँ पे, लूज ग्रेवल की 150 है, फाइन सैंड की काफ़ी कम है, 100, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो अलग अलग ये किसने दिया है, ये जो कोड है, ये हमारे जो कोड है ना, ये जो कोड है दैट इज फ्रॉम इंडिया, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 1989, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड, ये स्टैंडर्ड कोड्स है, जनरली स्टैंडर्ड हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद देखो कोहेसिव सॉइल मतलब क्या है, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से अटैच हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्ले इज द बेस्ट कोहेसिव सॉइल, एग्जांपल है उसका, ठीक है ना, क्ले का। तो देखिए इसमें सॉफ्ट शेल हो सकते हैं, इसमें भी अलग अलग है, 440 है, मीडियम क्ले का 245 है, हर एक का अलग अलग है। वेरी सॉफ्ट क्ले का 50 है, बहुत ही कम है वेरी सॉफ्ट क्ले। तो 50 है मतलब ये कुछ भी इसमें लोड आएगा तो फाउंडेशन फेल होने के चांसेस है, जितनी बियरिंग कैपेसिटी कम रहेगी सॉइल उतना वीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप एक सॉइल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को हम श्रिंकेबल सॉइल भी बोलते हैं। ये इसकी खासियत क्या है, मैंने पहले लास्ट लेक्चर में ही बताया था, ब्लैक कॉटन सॉइल को एक्सपांसिव सॉइल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कई दफ़ा क्या हो जाता है, जब इसके अंदर वाटर एंड ऐड होता है तो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और जब वाटर रिमूव होता है तो श्रिंक हो जाता है, एक्सपांड होता है, श्रिंक होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। श्रिंकेबल होता है या एक्सपांसिव सॉइल होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही अनइवन सॉइल होता है, बहुत डेंजरस सॉइल भी है, क्योंकि इसमें अगर एक्सपांड हो रहा है सॉइल, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो असर किस पे आएगा, फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन पे असर आएगा मतलब बिल्डिंग पे असर आएगा, ठीक है। तो ये सॉइल थोड़ा सा डेंजरस होता है, बट फिर भी इसकी बियरिंग कैपेसिटी 130 टू 160 होती है। जनरली नागपुर में, विदर्भ में ब्लैक कॉटन सॉइल ही पाया जाता है, और ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है। एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब है, बट एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो इसलिए विदर्भ में आप मैक्सिमम ब्लैक कॉटन सॉइल ही होता है। इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू है वो 130 से 160 के बीच में, ठीक है। अब देखो आपने बियरिंग कैपेसिटी समझ गया होगा आपको, और टाइप सॉइल के हिसाब से बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, दैट इज लोड्स ऑन फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन के ऊपर तीन तरह के लोड्स आते हैं, ठीक है ना।
आपको ये लोड्स के बारे में बेसिक पता ही है, आपने मेरे ख्याल से बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। पहली चीज़ होती है डेड लोड, उसके बाद है लाइव लोड और उसके बाद है विंड लोड। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ठीक है। अब डेड लोड क्या होता है? ये लोड किसका होता है? कंपोनेंट का, ठीक है ना, बिल्डिंग के कंपोनेंट का लोड होता है, जैसे कि फ्लोर्स का, कॉलम का, बीम का, ठीक है ना, इनका लोड होता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम लें, ठीक है ना, जैसे कि आप मान लो कि ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है, फिर ये बीम किसके ऊपर है? अज्यूम कीजिए कि कॉलम के ऊपर, ये दो कॉलम बना रहा हूँ मैं, ये कॉलम के ऊपर ये बीम हो गया, ठीक है ना। और ये नीचे क्या होगा? इसके फाउंडेशन होगा। एक एग्जांपल के लिए हम फाउंडेशन का भी एक छोटा सा पार्ट बना देते हैं इस तरीके से। अब ये जो है ये हो गया बीम, ठीक है। ये जो बीम है इसके ऊपर किसका लोड आ रहा है? स्लैब का। स्लैब बीम के ऊपर लोड डाल रहा है, फिर बीम किसके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है लोड को? कॉलम के ऊपर, है ना। स्लैब, ये ऊपर सबसे ऊपर क्या है? स्लैब है। स्लैब किसके ऊपर? स्लैब के किसके ऊपर रखा होता है? बीम के ऊपर। स्लैब से लोड डालते हैं बीम पे, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे इस तरीके से एक आइसोमेट्रिक व्यू में हम बनाएंगे तो इस तरीके से ये स्लैब बन जाएगा यहाँ पे। ये जो है ये जो पार्ट हो गया ये हो गया स्लैब का पार्ट, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारे स्लैब का पार्ट। तो ये स्लैब जो है लोड डालेगा किस पे? बीम पर, एंड बीम उसको ट्रांसफर करेगा कॉलम पर, कॉलम उसको ट्रांसफर करेगा फाउंडेशन पे। लेकिन अब आप सोचिए, जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है तो आ रहा है, बट जो इसका डेड लोड है, यानी कि बीम का सेल्फ वेट, कॉलम का सेल्फ वेट, इवन फाउंडेशन का सेल्फ वेट, ये सारी चीज़ें किस पे आ रही है? अल्टीमेटली सॉइल के ऊपर। तो इनको बोला जाता है डेड लोड, ठीक है। इन सारे लोड्स को बोला जाता है डेड लोड, याद रखेंगे, इनको बोला जाता है डेड लोड, ठीक है ना। दीज आर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? दिस इज द लोड ऑफ द मटेरियल यूज फॉर, ठीक है ना, यूज फॉर ट्रांसफर, यूज फॉर वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, सच एज वॉल, फ्लोर, रूफ, कॉलम, बीम, ठीक है ना। ये सारे जो लोड है, ये जो लोड है ये परमानेंट लोड है, ये चेंज नहीं होगा। बीम का, कॉलम का लोड फिक्स है, जो कि परमानेंट लोड है, एक बार उसने फाउंडेशन पे लोड डाल दिया मतलब डाल दिया, ठीक है ना। इसे बोला जाता है डेड लोड, ठीक है ना। Sometimes the provision for future construction of partition wall is made by allowing dead load of 0.1 kilonewton of the floor area. जनरली क्या होता है, जैसे कि आपने ये इतना बना लिए, ठीक है ना, अब हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर एक नया फ्लोर बनाओगे, तो इसमें हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा 0.10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया, इसके हिसाब से हम लोड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पॉइंट ऑफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि ये जो लोड्स है, डेड लोड में क्या है, जो हमारे परमानेंट मेंबर्स है, जैसे कि कॉलम, बीम, स्लैब, इनका लोड आता है, वॉल्स का, ये सब डेड लोड में आता है। सिमिलरली लाइव लोड क्या होगा? मूवेबल लोड। मूवेबल लोड मतलब मैं इसको फास्ट आपको बताता हूँ, जैसे कि इसके ऊपर आप फर्नीचर रखोगे, पर्सनस का लोड है, बहुत सारी चीज़ों का लोड है, तो इसको बोलते हैं हम लाइव लोड, जो कि लाइव चलता रहता है, ठीक है, जो कि चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, इसको बोलते हैं लाइव लोड, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसे हम सुपर इम्पोज लोड ही बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे, इसको हम सुपर इम्पोज लोड ही बोलते हैं, ये लाइव लोड होता है, ठीक है। सिमिलरली विंड लोड, विंड लोड जो है वो बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग में कंसिडर करते हैं, कोई स्मॉल बिल्डिंग में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिन बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर से ऊपर है, उन बिल्डिंग्स को जनरली टॉल बिल्डिंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है जितनी लंबी बिल्डिंग रहेंगी उतने उस पर एक्सपोजर जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, इसलिए तो बिल्डिंग की हाइट अगर बहुत ज़्यादा है, टॉल है, तो हम इस लोड को कंसिडर करेंगे, विंड लोड को। अदरवाइज विंड लोड इतना इफेक्टिव नहीं है नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। अब जो विंड लोड है इसकी वैल्यू देखो किस तरह लेते हैं, पी इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर। पी मतलब विंड प्रेशर इन केजी पर मीटर स्क्वायर, वी का मतलब एरिया की वेलोसिटी, जिस भी एरिया में बिल्डिंग है उसकी विंड स्पीड कितनी है, ठीक है ना, ये हम निकालेंगे। उसके अलावा के जो होता है कोएफिशिएंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज विंड स्पीड, टेम्परेचर, एयर, ठीक है ना। ये जो कोएफिशिएंट है जनरली हम इसको 0.006 लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा टॉल बिल्डिंग में जनरली विंड लोड जो होता है, ठीक है। तो ये जनरली इतना आपको डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इस पर डालते हैं। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे, जो कि है हमारा कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन और उसके रेमेडियल मेजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे एग्जाम में जनरली आता है, ठीक है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन जो है वो फेल किस वजह से होता है,
और उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है फेल होने से। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए मेन कॉजेज जो है फाउंडेशन के फेल होने के, वो कुछ इस तरीके से हमने क्लासीफाई किए। सबसे पहला होता है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सबसॉइल। ठीक है, सबसे फर्स्ट है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सबसॉइल। दूसरा होता है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मेसनरी। तीसरा है विथड्रॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सबसॉइल। उसके बाद लैटरल प्रेशर ऑन द सुपरस्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपीरेशन फ्रॉम ट्रीज और शर्ब्स। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एक्शन। ये कुछ जनरली क्लासिफाइड किए गए कि इन वजह से ही जनरली फेलियर होता है। बाकी हम देखेंगे इसमें कि हर एक में क्या क्या चीज़ें होती है। सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सबसॉइल का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि जब भी जो हमने डायग्राम एक बनाए थे, फिर से मैं यहाँ पे वो बना देता हूँ। जैसे कि ये फाउंडेशन का एक एग्जांपल हम देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि ये जो फाउंडेशन है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये तो ग्राउंड लेवल हो गया हमारा। ठीक है, इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है ग्राउंड लेवल से। देखो अभी ये जो फाउंडेशन है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल को हम अलग कर देते हैं। ये नीचे देखिए यहाँ पे ये सॉइल में, ठीक है ना। अब क्या होता है, सबसे पहले तो इसका लेवल एक जनरल होता है, लेकिन क्या होता है जनरली फाउंडेशन के ऊपर आता है लोड। ठीक है, अब इसके ऊपर आ रहा है लोड, यानी कि क्या हो रहा है, ये फाउंडेशन नीचे की तरफ जाएगा, है ना। ये फाउंडेशन नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि लोड आ रहा है। तो हर साल, हर ईयर कुछ ना कुछ सेटलमेंट होता है। ये जो फाउंडेशन है ना, ये थोड़ा सा नीचे नीचे जाते जाता है, बिलो जाते जाता है। ठीक है ना, इसमें क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से लोड आ रहा है और इसके ऊपर सेटलमेंट होता है। ये जो नीचे की तरफ मूव होता है कुछ सेंटीमीटर्स, कुछ इसे हम बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेटलमेंट। ये हर साल होता है, हर स्ट्रक्चर के साथ होता है। तो डिज़ाइन करने के पहले ही हम जनरली एनालाइज कर लेते हैं कि कितना सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से सॉइल की विड्थ और उसमें मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो सेटलमेंट जो होता है, ठीक है ना, ये जनरली ईयर्स में होता है, बहुत कुछ सेंटीमीटर्स में सेटलमेंट होता है। जब आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में कंसोलिडेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका उसमें आपको ये चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेटलमेंट होने की वजह से जो फुटिंग है थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव होती है। ठीक है ना, तो अब क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सबसॉइल। अब देखो कई दफ़ा क्या होता है, हमने एनालाइज तो किया है कि सपोज एक साल में 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, बट जनरली क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है। ये क्यों हो जाता है वो देखते हैं हम। दिस ऑक्योर्स ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोड ऑन फाउंडेशन। कई दफ़ा लोड कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होता, इस वजह से हो जाता है। वेरिंग बियरिंग पावर, कई दफ़ा सॉइल का ऊपर बियरिंग पावर ज़्यादा होता है बट नीचे कम होता है। ठीक है ना, तो हमने अगर बियरिंग पावर प्रॉपर नहीं निकाले एनालाइज करके तो सेटलमेंट बढ़ सकता है। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ लोड हो सकता है, जो लोड है, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर कॉलम एक्सेंट्रिक कॉलम है उसकी वजह से हो जाता है। ड्यू टू अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सब सॉइल द क्रैक्स आर फॉर्म इन द बिल्डिंग। ठीक है ना, विच इज इन फ्यूचर लोड्स ड्यू टू सीरियस डिफेक्ट। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इन फ्यूचर लीड्स टू सीरियस डिफेक्ट। कई दफ़ा अगर अब ये सेटल होगा तो क्या होगा, इसके आपको दिखेंगे सीधा क्रैक्स बिल्डिंग में। सेटलमेंट की वजह से ये नीचे की तरफ आने की वजह से क्रैक्स कहाँ पे आते हैं, बिल्डिंग में आते हैं। ठीक है ना, जनरली ये डोर के पास आते हैं क्रैक्स। ठीक है ना, ये बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पहले ही हम प्रिकॉशन क्या ले लेंगे। फॉलोइंग आर द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट सच फेलियर। इसमें जैसे कि फाउंडेशन शुड बी रेस्ट ऑन रॉक और हार्ड मरूम। जितना पॉसिबल हो फाउंडेशन जो है वो हार्ड या रॉक मरूम के ऊपर रखना है। ठीक है, डिजाइन फाउंडेशन शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑफ द नेचर ऑफ द सबसॉइल। जो सबसॉइल के एनालिसिस को हमको प्रॉपर करना है और उसके हिसाब से फाउंडेशन को डिज़ाइन करना है। फाउंडेशन को डिज़ाइन करना मतलब उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए। These all things are determined after uh, closely analyzing the subsoil. इसके बाद it should be seen that the allowable bearing pressure on the subsoil is not exceeds even under the worst condition. इस पॉइंट को समझने के लिए जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले देखे कि बियरिंग पावर सॉइल के अलग अलग है। जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जांपल ले लो। ब्लैक कॉटन सॉइल का बियरिंग पावर 130 टू 160 था। ठीक है ना, अब हो सकता है
इसके ऊपर ये जो बियरिंग पावर जो डाल रहा है, जो पावर या लोड पावर जो डाल रहा है अपना, वो सपोज 170 180 आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, अगर इसका झेलने की इसकी जो ताकत है, यानी कि इसकी जो बियरिंग पावर वो सपोज 130 है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर 150 का आ रहा है, तो क्या होगा, अनइक्वल सेटलमेंट। सॉइल जो है वो फाउंडेशन क्या होगा, अनइक्वल सेटलमेंट होगा सब सॉइल में, ठीक है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वर्स्ट कंडीशन में भी ये इस तरीके से ना हो। उसके बाद the proper attention should be given to the eccentricity of the load of the foundation and design should be according to modified। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड हमको डिज़ाइन को करना पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कई दफ़ा एक्सेंट्रिक लोड्स आएंगे, हो सकता है ये फुटिंग के इस साइड में कॉलम हो, ये जनरली कहाँ पे होता है, कंबाइंड फुटिंग में होगा, ठीक है ना। अगर एक्सेंट्रिक लोड आ रहा है तो जनरली मैक्सिमम चांसेस है कि वो अनइक्वल सेटलमेंट होगा। तो एक्सेंट्रिसिटी की तरफ हमको ध्यान देना है कि एक्सेंट्रिक लोड तो नहीं आ रहा है। एक्सेंट्रिसिटी आप पढ़ चुके होंगे सॉम में, ठीक है ना। एक्सेंट्रिक लोड की तरफ हमको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट इज अनइक्वल सेटलमेंट ऑन द मेसनरी। देखिए द mortar used as a binding material in the masonry construction shrink and get compressed when loaded excessively before it fully sets. These may lead to unequal settlement of the masonry and the measures to avoid such situation are as follows। देखिए क्या होता है, आपको मैं ऐसे बताता हूँ। जनरली देखिए जब हम वॉल बनाते हैं तो उसके बीच में हमने क्या डालते हैं, मोर्टार, ठीक है, मोर्टार डालते हैं। उसमें क्या होता है, मोर्टार क्या है, कई दफ़ा श्रिंक हो जाता है या कॉम्प्रेस हो जाता है। कब, जब उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि आप वॉल बहुत ज़्यादा, अगर आप वॉल कंस्ट्रक्ट करो तो नीचे वाले मोर्टार के ऊपर लोड बहुत आ जाएगा, तो क्या होगा, एक्सेसिवली उसके ऊपर लोड आ जाएगा और उसके फुल्ली सेट होने के पहले। तो ऐसे केस में क्या होगा, अनइक्वल सेटल हो जाएगी, जो मेसनरी पार्ट है उस मेसनरी के बिलो में अनइक्वल सेटलमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं बिल्डिंग में, ठीक है। इसका क्या ये देख सकते हैं हम, इसको अवॉइड किस तरह किया जा सकता है। द mortar टू बी यूज इन द masonry शुड बी स्टिफ एंड इन लाइन विद द वर्केबल डिजायर, ठीक है ना। द masonry शुड बी रेज्ड इवनली। द हाइट ऑफ वॉल टू बी रेज्ड पर डे शुड बी लिमिटेड टू 1 मीटर, ठीक है ना। इफ द लाइम mortar इज यूज 1.5 मीटर, सॉरी फॉर 1 मीटर फॉर लाइम mortar एंड 1.5 मीटर फॉर सीमेंट mortar। जैसे कि जनरली एक दिन में जो वॉल हमको बनानी चाहिए तकरीबन 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर से ज़्यादा बनाएंगे या 1.5 मीटर से ज़्यादा बनाएंगे तो नीचे वाले जो मोर्टार है उसके ऊपर लोड बहुत आ जाएगा, उसके सेट होने के पहले, उसके सूखने के पहले। इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा वॉल जो है वो सेटलमेंट उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम अगर क्यूरिंग प्रॉपर करेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ वो थे रेमेडियल मेजर। उसके अलावा विड्रॉल फ्रॉम द मॉइस्चर फ्रॉम द सबसॉइल। देखिए क्या होता है, कई दफ़ा this occurs at places where there is a considerable variation in the height of water table. When the water table falls, the soil particle lose cohesion and there is a shrinkage of soil, resulting in cracks in the building. The precaution to be taken to avoid such is to use dry pipes up to hard rock। देखिए इसका मैं सिंपल बताता हूँ आपको, इसकी आपको डायग्राम की मदद लगेगी। जैसे कि कई दफ़ा क्या होता है, यहाँ पे वाटर टेबल होता है, ठीक है ना। सॉइल के नीचे जनरली वाटर टेबल होगा। वाटर टेबल आपने पढ़ सुने होंगे, वाटर टेबल वाटर का लेवल होता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो ये जो वाटर लेवल होता है, हाँ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये वाटर लेवल था। अब हो सकता है ये वाटर लेवल यहाँ तक था, अब कुछ दिन बाद हो सकता है वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो जब वाटर लेवल नीचे आ जाएगा तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, फिर ये क्या होगा, सूख जाएंगे। और जब सूख जाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूसरी जगह से इसके ऊपर से क्या करेंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो मॉइस्चर की यहाँ पे कमी हो जाएगी, ठीक है। मॉइस्चर की कमी होने की वजह से यहाँ पे सेटलमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर सेटलमेंट बढ़ गया तो क्रैक्स आ जाएंगे। ये इस तरीके से ये इस थ्योरी पे काम करता है, ठीक है। अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो हम यहाँ पे पाइल फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। पाइल फाउंडेशन अगर यूज़ करेंगे क्या होगा, फिर ये वाटर टेबल को अवॉइड करते हुए पाइल्स नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से एक हार्ड सॉइल के ऊपर पाइल्स रख सकते हैं। ये एक इसका एग्जांपल हो गया। उसके अलावा देखिए लैटरल प्रेशर ऑन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम हो गया।
क्योंकि कॉलम के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे विंड अगर कॉलम की हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, लैटरल प्रेशर आएगा, ठीक है ना, ये विंड का प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इसको थोड़ा सा ओवरटर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रक्चर पे जब लैटरल प्रेशर आएगा तो इफेक्ट किस पे आएगा, ये जो नीचे फाउंडेशन है, ये जो हम यहाँ पे नीचे फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है, जब ये इधर इस तरीके से इसको लैटरल प्रेशर पड़ेगा तो फाउंडेशन पे इफेक्ट आएगा ना, यहाँ पर इस तरीके से ओवरटर्न हो सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लैटरल थ्रस्ट। ये जनरली पिच रूफ में होती है, आप देखते हैं ना रूफ जनरली इस तरीके से जो रूफ होते हैं, एक साइड वाले जो रूफ होते हैं बिल्डिंग के, ठीक है, इसको बोलते हैं पिच रूफ। तो जनरली पिच रूफ में ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फेलियर हो सकता है फाउंडेशन का। तो इसको फेल होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है फाउंडेशन की, जो फुटिंग है इसकी अगर हम विड्थ बढ़ा देंगे तो ये ओवरटर्न नहीं होगा, ठीक है ना, ये ओवरटर्न होने के चांसेस है, लेकिन अगर हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे तो ओवरटर्निंग से बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, देखिए यहाँ पे वेरी सॉफ्ट सॉइल इज लायबल टू गिव away under the action of load, especially at places such as sloping ground, river bank. Hence, in such cases, it is desirable to construct the retaining wall or to drive sheet piles to prevent escape of earth. इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि ये सॉफ्ट सॉइल यहाँ पे, ये जो सब सॉइल है, ठीक है ना, ये जो सब सॉइल है, हो सकता है ये सब सॉइल की मूवमेंट हो। सब सॉइल अगर अपने डायरेक्शन चेंज कर सकता है कई दफ़ा, ठीक है ना, सब सॉइल इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी ये सब सॉइल मूव हो सकता है, ठीक है। जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है ये किस केस में होगी, मैक्सिमम सॉफ्ट सॉइल, जब सॉइल बहुत सॉफ्ट है उसके ऊपर अगर हल्का सा भी जैसे कि फुटिंग रेस्ट करी तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव होगी तो सॉइल इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो इसको हमको अवॉइड करना है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये जो लोड है ये नीचे की तरफ डाल रहा है, जब ये नीचे प्रेशर आ रहा है तो साइड में भी मूव करेगा ना, सॉफ्ट सॉइल है तो साइड में पूरी तरह मूव करेगा। तो इसको हमको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए शीट पाइल्स, हमने देखे थे ना पाइल में शीट पाइल्स होते हैं टीन के बड़े बड़े, इस तरीके से हम शीट पाइल लगा देंगे, यानी कि क्या होगा, ये पूरे एरिया को ब्लॉक कर देगा, सॉइल मूव ही नहीं हो सकता। ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये पूरे शीट पाइल्स, टीन के लंबे लंबे पाइल्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो सॉइल क्या यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, मूव ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल, इस तरीके से हम बचा सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम ट्रीज और shrubs। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ शीट फाइल के एग्जांपल को। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन फ्रॉम ट्रीज एंड shrubs। जैसे कि यहाँ पे कोई एक ट्री है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इधर कहीं पर एक ट्री है बड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा एक ट्री है मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो ट्री हो गया, ठीक है, अब ये जो ट्री है इसकी यहाँ पे रूट्स है, ठीक है ना, यहाँ पे इसके रूट्स है, इसके रूट्स हो सकता है अंदर तक जाए, इसके रूट्स हो सकता है फुटिंग के आसपास जाए। ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर जो रूट्स है, अब इन रूट्स को क्या लगेगा, पानी लगेगा ना, तो यहाँ पे जो सॉइल है ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर हो सकता है सॉइल में, तो जो ट्री के जो रूट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को खींचते हैं अपनी तरफ। तो मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेंगे जो रूट्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर मॉइस्चर की कमी हो जाएगी। मॉइस्चर की कमी हो जाने की वजह से फिर क्या होगा, अनइक्वल सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे द रूट्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड नियर द बिल्डिंग में एक्सटेंडेड अप टू द फाउंडेशन लेवल एंड मे अब्सॉर्ब द मॉइस्चर, दिस इफेक्ट इज सीन फ्रॉम द डिप्रेशन। अगर यहाँ पे मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर हम इसने खींच लिया तो क्या होगा, जो सेटलमेंट हो जाएगा सॉइल का, सेटलमेंट होगा सॉइल का तो फाउंडेशन भी नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पे मॉइस्चर जो अवेलेबल है, जो कंडीशन में फाउंडेशन बन चुका है, अगर उसमें फ्यूचर में चेंज होगा तो कुछ ना कुछ फाउंडेशन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ट्रीज क्या करेंगे, तो ये जो रूट्स है ट्री के मॉइस्चर खींच लेंगे सॉइल से, मॉइस्चर खींच लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ये ग्राउंड श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से फाउंडेशन नीचे की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं सेटलमेंट होना फिर, ठीक है। द फाउंडेशन शुड बी टेकन, इसको हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, द फाउंडेशन शुड बी टेकन सफिशिएंटली डीप, हमको फाउंडेशन को नीचे की तरफ लेके जाना है ताकि रूट्स वगैरह जो ट्रीज है वो इफेक्ट ना डाल सके, ठीक है ना। A minimum depth of 1 meter is required for this purpose, ठीक है ना। These the fast growing water seeking trees should not be planted near the building or at least minimum distance of 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है तकरीबन 8 मीटर्स होना चाहिए, और जनरली हो सके तो बड़े ट्रीज वहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्लांट नहीं करना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल इसका। अब लास्ट वाला जो हमारा बच गया है केस, दैट इज
एटमॉस्फेरिक एक्शन। देखो एटमॉस्फेरिक एक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कई दफ़ा क्या होता है एटमॉस्फेरिक एक्शन में, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेनफॉल या सन की वजह से क्या होगा, ये फाउंडेशन पे भी बड़ा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बहुत हैवी रेन हो रही है ये एरिया में, ठीक है, सपोज बहुत हैवी रेन हो रही है, हैवी रेन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, तो यहाँ पे अगर बहुत रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वाटर फिर क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, वाटर क्या होगा फिर नीचे की तरफ मूव करेगा, उसमें क्या होगा, पर्कुलेशन होगा, वाटर पूरा नीचे नीचे की तरफ जाएगा, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, वाटर अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसको क्या करेगा, कमज़ोर कर देगा, वो सॉइल को वीक कर देगा, अगर उसमें वाटर मिल जाए तो सॉइल ऑटोमेटिक वीक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होना, क्या कर सकते हैं हम कि अगर इस तरीके से फ्लैट स्लोप नहीं देना है सॉइल के फाउंडेशन में, हमको इस तरीके से स्लोप देना है कि वाटर जो है वहाँ से आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्लोप बना सकते हैं, स्लोप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट ना देते हुए इस तरीके से स्लोप दे सकते हैं जो ग्रीन दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, वाटर क्या है निकल जाएगा, ऐसे रुकेगा नहीं, यहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन में नहीं रहेगा, यहाँ रुकेगा नहीं, ठीक है, वाटर जो है फ्लो हो जाएगा। अगर वाटर यहाँ पे रुक रहा है तो वो सीपेज हो सकता है, जिसकी वजह से फेल हो सकता है फाउंडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक एक्शन भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक एक्शन के बारे में था, ठीक है। तो ये था कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन, जिसमें हमने ये पूरे टाइप के कॉजेज देख लिए, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सबसॉइल, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मेसनरी, विड्रॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सबसॉइल, lateral pressure on superstructure, horizontal movement, transpiration from trees, एटमॉस्फेरिक एक्शन, ये सारी चीज़ें देख ली हमने, ठीक है। अब ये जो है हमारा पार्ट, ठीक है ना, फाउंडेशन, ये जो कॉजेज ऑफ फेलियर फाउंडेशन था ये ओवर हुआ। नेक्स्ट टाइम हम ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर किस तरह फाउंडेशन बनता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।